फंडामेंटल राइट्स को ही आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आर्टिकल 19 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 20, 21 एंड 21A। तो तीनों आर्टिकल्स को समझते हैं एक एक करके। नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन के केसेस में क्या प्रोटेक्शन मिल रही है? तो आर्टिकल 20 ग्रांट्स protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation। अब देखो जो आर्टिकल 20 है, 20 में क्या है? हमें प्रोटेक्शन दे रखी है किसके अगेंस्ट? कन्विक्शन के अगेंस्ट। के अगर आपको कन्विक्ट किया जाता है तो वहां पे भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, राइट। और ये जो है ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए ही है, इवन कि कोई जो लीगल पर्सन है उसके लिए भी ये अवेलेबल है, राइट। लाइक कंपनी हो गई या कोई कॉरपोरेशन हो गया। अब इसके अंदर तीन चीजें आती है। क्या आते हैं? तीन प्रोविजंस आते हैं। कौन से तीन प्रोविजंस है? सबसे पहले आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तीनों प्रोविजंस समझ में आ गए, आर्टिकल 20 क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब कि जिस टाइम पे क्राइम हुआ है उस टाइम पे जो लॉ चल रहा है वही लॉ एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। एक पर्सन है, पर्सन का नाम क्या है? पर्सन का नाम है राम। अब यहाँ पे राम ने कोई भी क्राइम किया है, जैसे किसी का मर्डर कर दिया। राम ने क्या किया? इसने मर्डर कर दिया, राइट। अब ये जो मर्डर हुआ है 2020 के अंदर, 2020 में राम ने किसी पर्सन का मर्डर कर दिया। अब उसके बाद क्या है? इसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई हुई, 2022 में कोर्ट ने इसको सजा सुना दी। अब 2020 में जब मर्डर हुआ था तो उस टाइम पे जो मर्डर की पनिशमेंट थी कितनी थी? 10 साल की थी, राइट। लेट्स से 10 साल की थी, कितनी है वो अलग बात है। हम मान लेते हैं कि 2020 में जब राम ने मर्डर किया तो उस मर्डर के केस में 10 साल जो बंदे को जेल में भेजा जाता था, राइट। अब 2020 से लेकर 22 तक जो भी है कोर्ट के अंदर केस चला, ट्रायल चला, और 22 में इसको 10 साल की सजा सुना दी गई कि इसने मर्डर किया है। लेकिन उसके बाद 2024 में क्या होता है? 2024 में जो मर्डर का केस है, सरकार ने बोला कि जो किसी को मर्डर करना, किसी को मार देना एक बहुत ही हीनस क्राइम है, राइट। 10 साल जो सजा है बहुत कम है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, राइट। 2024 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की कि भाई नहीं, जो मर्डर है, मर्डर जैसे क्राइम के लिए जो सजा है वो क्या होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, राइट। मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन अब ये जो बंदा राम था, 2020 में ये बंदे ने मर्डर किया है, राइट। अब ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट है ये आया 2024 के अंदर, तो इसको जो सजा होगी वो 10 साल की ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि 2024 में इसकी सजा जो है, जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं करी जाएगी, क्योंकि जिस टाइम पे इसने क्राइम करा उस टाइम पे 10 साल की थी तो 10 साल की ही रहेगी। जो पुराना लॉ है वही एप्लीकेबल होगा, नया लॉ एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो जिस टाइम पे पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है तो उस टाइम पे जो उस ऑफेंस की जो सजा है, जो पनिशमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिश किया जाएगा। जो उसकी पेनल्टी है उसको बाद में बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में सरकार बोले या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आए कि मर्डर के लिए 10 साल की जो सज़ा बहुत ज़्यादा है तो इसको कम करके हम 8 इयर्स कर देंगे, तो इसकी कम भी नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, राइट। तो पुराना जो जिस टाइम पे क्राइम हुआ है वही लॉ एप्लीकेबल होगा, नया लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नो डबल जियोपार्डी। अब नो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। जैसे कि राम ने मर्डर किया है तो उसको मर्डर की एक बार 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो एक बार ही वो अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करेगा, बार बार उसको पनिश नहीं किया जाएगा। या किसी को फाइन लगा दिया गया है 10,000 का, तो उसने एक बार फाइन दे दिया, तो एक बार ही उसको वो पनिश किया जाएगा, बार बार पनिश नहीं किया जाएगा, राइट। एक क्राइम की सज़ा एक बार ही मिलेगी, बार बार नहीं होगी। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि अपने ही अगेंस्ट गवाही देना।
अब जो अक्यूज्ड है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट गवाही दे कोर्ट में जाकर, राइट। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ। अपने अगेंस्ट वो विटनेस बने, इसके लिए जो पुलिस है वो उसको कंपेल नहीं कर सकती, राइट। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस जैसे आ जाती है, तो एक एक करके वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब पेनल्टीज जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज नहीं हो सकती, हमने ये पढ़ा था। लेकिन ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे ही एप्लीकेबल है, सिविल केसेस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। जैसे कोई सिविल लॉ हो गया या टैक्स लॉ आ रहा है तो वहां पे ये इम्पोज नहीं होगा, तो ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? क्रिमिनल लॉज पे ही ये इम्पोज होगा, सिविल या टैक्स लॉज पे इम्पोज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब 2020 के अंदर लॉ है कि जिस पर्सन की जो भी है जो एनुअल टर्नओवर या आप जो भी मान लो, तो 2020 के अंदर अगर किसी पर्सन की एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, राइट। 2020 का ये रूल है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2025 के अंदर सरकार क्या करती है, ये रूल चेंज कर देती है। सरकार बोलती है कि जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है उसको 40% टैक्स देना होगा। तो अब 2020 में जिस पर्सन की भी टर्नओवर 1 करोड़ थी, जिस कंपनी की टर्नओवर 1 करोड़ थी, अब उस टाइम पे उसने 30% टैक्स दिया है, अब बढ़ाकर 40 कर दिया, तो इसको 10% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा इन 5 सालों का भी, राइट। तो टैक्स लॉज में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्रिमिनल लॉज में एप्लीकेबल है, राइट। अब इसके अलावा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, या फिर कोई पर्सन सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है, तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रोटेक्शन अंडर द प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, राइट। अब यहाँ पे डबल जियोपार्डी में अगेन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ये अवेलेबल है ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। डबल जियोपार्डी के एक ऑफेंस की जो पनिशमेंट है एक बार ही दी जाएगी, बार बार उसको पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल में। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या फिर जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज होती है वहां पे ये अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई पुलिस वाला है, राइट। अब पुलिस वाले ने कोई क्राइम किया है, अब ये पुलिस वाला है, इसने क्राइम किया, इसके लिए इसको पनिश किया जा रहा है। कोर्ट ने इसको सपोज 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट सुना दी है कि 5 साल इसको जेल में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस डिपार्टमेंट में ये बंदा काम कर रहा था या जिस अथॉरिटी के अंडर ये बंदा काम कर रहा था, वो अथॉरिटी क्या करेगी, इसको, ये पुलिस वाले को डिसमिस कर देगी, राइट, कि ये क्रिमिनल है, हम अपने डिपार्टमेंट में इस बंदे को क्यों रखें भाई। अब यहाँ पे ये पुलिस वाला ये बात नहीं बोल सकता कि भाई कोर्ट ऑलरेडी मुझे पनिश कर चुकी है तो आप डिसमिस क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट है ये डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है। पुलिस वाले की एग्जाम्पल ले लो या किसी भी आप पर्सन की एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई बैंक में भी जॉब कर रहा है, अब वो कोई मर्डर कर देगा तो कोर्ट उसको मर्डर की पनिशमेंट सुनाएगी ही सुनाएगी, साथ ही साथ जिस बैंक में या जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो बंदा काम कर रहा है वो भी उसको डिसमिस कर देता है, राइट, क्योंकि क्रिमिनल को कौन जॉब पे रखेगा। तो वहां पे वो पर्सन ये बात नहीं बोल सकता कि आप एक ही क्राइम की या एक ही ऑफेंस की जो पनिशमेंट है डबल क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये जो डबल जियोपार्डी है ये कोर्ट ऑफ लॉ या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए ही एप्लीकेबल है, वहीं पे अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर यहाँ बात ओरल एविडेंस की हो या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हो। ओरल मीन्स कई बार आजकल होता है ना, वीडियो बना लेते हैं, पर्सन को मार मार कर बोल देते हैं कि आप बोलो कि हाँ मैंने ये क्राइम कमिट किया है, राइट। तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों ही जो है यहाँ पे नहीं चलेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के केस में। तो इसमें कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या फिर
थंब इम्प्रेशन ले लिया या सिग्नेचर ले लिए या ब्लड स्पेसिमिन विदाउट परमिशन जो किए जाते हैं। क्योंकि अब देखो, आप किसी भी पर्सन से फोर्सफुली सिग्नेचर करवा रहे हो या उसका थंब इम्प्रेशन ले रहे हो, अब थंब इम्प्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप फोर्सफुली ले रहे हो या फिर आप उसकी मर्जी से ले रहे हो, राइट। तो इसीलिए ये जो थंब इम्प्रेशन है जो पुलिस ले लेती है धक्के से, तो इसको फिर आगे जो मैजिस्ट्रेट के सामने या जो भी जज होता है उसके सामने इसको एज अ एविडेंस नहीं माना जाता, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा नार्को टेस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, एक नार्को टेस्ट होता है। तो नार्को टेस्ट जो होता है ये भी आप पर्सन की परमिशन के बिना नहीं ले सकते, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे टर्म आ गई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो टर्म है ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत ही नैरो टर्म है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो आर्टिकल 21 है सिटीजन और नॉन सिटीजन या फॉरेनर्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसे? अभी बताती हूँ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है हमने? ये लिया है ब्रिटिश से, ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये जो है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका से लिया हुआ है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कि जिस लॉ कानून के अंडर आप किसी पर्सन का राइट टू लाइफ वायलेट कर रहे हो, राइट, तो अब वो क्या सच में लॉ एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ऐसा कोई लॉ कानून है जिसमें वो पर्सन बोल रहा है कि मेरा राइट टू लाइफ डिप्राइव हो रहा है। अगर कोई लॉ है तो फिर देखा जाता है कि क्या उस लॉ को जुडिशरी ने बनाया है, राइट। जुडिशरी जो है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, जिसने इसको बनाया है कॉम्पिटेंट जुडिशरी है या नहीं है, लॉ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है। फिर थर्ड स्टेप आता है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर ये तीनों स्टेप कंप्लीट होते हैं तो राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है तो वो उसको जो है वायलेट किया जाता है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि अगर आपका जहां पे जिन सर्कमस्टांसेस में आप बोल रहे हो कि मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, तो वहां पे देखा जाता है कि क्या कोई लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो क्या वो लॉ किसी कॉम्पिटेंट जुडिशरी ने बनाया है। तो थर्ड स्टेप आता है कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो वो भी किया गया है, तो आपका राइट टू लाइफ वायलेट किया जाता है, राइट टू लाइफ वायलेट। अब किसी का मर्डर ही कर दिया वहां तो वायलेट होगा ही होगा ना। अब यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ये बोलता है कि ये तीनों स्टेप आप देख रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो लॉ जस्ट है, क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ रीजनेबल है। तो ये चीजें भी यहाँ पे चेक करी जाती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर। इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। अब इसमें जो एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है ना वो क्या आती है? वो आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, राइट। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि किसी भी पर्सन को कोई क्राइम कमिट करने से रोकना, राइट, प्रिवेंट करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि किसी पर्सन को क्राइम कमिट करने से प्रिवेंट करना, रोकने के लिए उसको डिटेन किया जाता है, राइट, वो आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसी से रिलेटेड एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास जिसका नाम था A.K. गोपालन केस। 1950 के अंदर ये गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, जिसमें गोपालन केस में अगेन ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा ही था। इसमें क्या था? गोपालन केस में इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बार बार अरेस्ट किया जा रहा था। तो गोपालन केस में जो गोपालन जी थे ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। इन्होंने बोला कि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मेरा वायलेट हो रहा है, मुझे बार बार अरेस्ट किया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने इस आर्टिकल को बड़ा ही नैरोली इंटरप्रेट किया, नैरो इंटरप्रिटेशन ली इस आर्टिकल की, आर्टिकल 21 की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला
अब यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को यहाँ पे फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने बोला लॉ है, लॉ तो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है कि किसी को लॉ क्राइम कमिट करने से रोकने के लिए उसको डिटेन किया जा रहा है। गोपालन केस में भी बार बार यही हो रहा था कि भाई ये बंदा क्राइम कमिट करेगा तो इसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो लॉ है। अब लॉ कॉम्पिटेंट जुडिशरी ने बनाया था, तो ऑब्वियसली जुडिशरी के द्वारा, कॉम्पिटेंट जुडिशरी के द्वारा बनाया गया लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, प्रोसीजर भी फॉलो हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि नहीं, सही है, जो भी सरकार कर रही है, जो भी आपके साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद 1978 के अंदर एक फिर से सेम केस आया, पॉलिटिकल ही था, मेनका गांधी केस। अब यहाँ पे क्या हुआ मेनका गांधी केस के अंदर, यहाँ पे मेनका गांधी जी कौन थे? मेनका गांधी जो थी ये इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो 1977 में, अगर आपको याद होगा तो 1977 में जनता पार्टी जो थी ये पावर में आई थी। जो कांग्रेस की सरकार थी वो पावर से चली गई, जनता पार्टी जो थी वो आ गई। अब 77 में जनता पार्टी आई। 78 के अंदर क्या हुआ, जो मेनका गांधी थी इन्होंने फॉरेन कंट्री में जाना था कोई इंपॉर्टेंट स्पीच के लिए या समथिंग कुछ ऐसा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेनका गांधी को एक लेटर भिजवाया जिसमें क्या था कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के। ये जो मेनका गांधी है ये कोई क्राइम कमिट करेगी और कंट्री छोड़कर चली जाएगी, तो इसीलिए इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अपना पासपोर्ट सबमिट करने को बोला गया। तो 78 में फिर मेनका गांधी पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी इन्होंने ली वाइडर इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 की, क्योंकि यहाँ पे मेनका गांधी जी ने यही सुप्रीम कोर्ट को जाकर बोला कि मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ। सेकेंडली मेरे पास आर्टिकल 19 के अंदर मूवमेंट का राइट भी दे रखा है आपने मुझे, तो वो भी फंडामेंटल राइट मेरा वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी इन्होंने गोपालन केस में जो जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इन्होंने बोला वो जजमेंट गलत थी। अब यहाँ पे वाइडर इंटरप्रिटेशन में इन्होंने ऐड कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो है ही है, साथ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ऐड किया गया, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप देखो प्रॉपर प्रोसीजर तो मेनका गांधी के केस में भी फॉलो हो रहा है, लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उनसे पासपोर्ट मांगा गया है, राइट। क्राइम कमिट करने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उनको डिटेन करने की बात हुई थी उस टाइम पे, राइट। तो अब कॉम्पिटेंट जुडिशरी ने लॉ बनाया है, लॉ है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसीजर था ये जस्ट नहीं था। ये प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा था ये जस्ट नहीं था, ये फेयर नहीं था, ये रीजनेबल नहीं था। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने अपनी ही जजमेंट को यहाँ पे ओवर रूल किया, जो गोपालन केस में इन्होंने जजमेंट दी थी, राइट। तो यहाँ पे फिर स्टार्टिंग होती है अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की 1978 में, राइट। अब in effect the protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हमें मिल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही नहीं है, ये आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलती है कि आपको राइट टू लाइफ दे रखा है, जीने का अधिकार दे रखा है। तो यहाँ पे एक वर्ड और भी है, डिग्निटी। डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अब राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हो। अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो आपकी जो लाइफ है वो एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, वर्थ लिविंग लाइफ होनी चाहिए, राइट। तो वर्थ लिविंग बनाने के लिए, मीनिंगफुल कंप्लीट बनाने के लिए बहुत सारे क्लॉज फिर आगे आर्टिकल 21 के अंदर ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी की भी बात हो रही है, राइट। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी में क्या है, तो हमें
ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, डिसेंट इन्वायरमेंट का हमें राइट दिया गया, पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, हजार्डस इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी गई, लाइवलीहुड का राइट, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए आर्टिकल 21 के अंडर। और यहाँ पे 21 में फ्री एजुकेशन का राइट भी दिया गया था अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अब यहाँ पे देखो बहुत सारे अराउंड आई थिंक 39 पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी बुक में, तो वहां से आप पढ़ सकते हो कौन कौन से राइट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 है राइट टू एजुकेशन। क्या है वर्डिंग? डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। अब इन्होंने बोला कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोविजन है, इट मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। जो फंडामेंटल राइट है वो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का है। इसके अलावा हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो आपका राइट है, बट फंडामेंटल राइट में ये नहीं आता। अगर आप बोलोगे हमें फ्री हायर या फ्री प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए, वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर कवर नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स तक की ही बात करी गई है। अब ये जो आर्टिकल 21A था ना, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था 2002 के अंदर। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, तो उसके बाद इसको ऐड किया गया था। और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया था, इसको कैसे डिस्क्राइब किया? द डाउन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन इन चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स। सिटीजन्स के राइट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे एक तरह से सेकेंड रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला आर्टिकल 21A को। 86th अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था 2002 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें कि इससे पहले, अब यहाँ तो फंडामेंटल राइट बनाया गया 2002 में, इससे पहले जो राइट टू लाइफ था ये कहाँ मेंशन था? ये मेंशन था आर्टिकल 45 पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में आ जाते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्शंस इनिशियली गवर्नमेंट ने दी थी, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था 2002 के अंदर, राइट। 2002 में इनको इम्प्लीमेंट करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो यहाँ पे जुडिशली जो था, जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो गया यहाँ पे साथ ही साथ। तो अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई? एक तो आर्टिकल 21A ऐड किया गया, 45 आर्टिकल जो था इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसमें कुछ चेंजेस लाई गई। और आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें एक नई ड्यूटी ऐड करी गई। तो ये 3 चेंजेस आई। आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया, 45 में चेंजेस करी गई और 51A में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। 45 में क्या चेंजेस करी गई? तो 45 अब आज की डेट में 45 क्या कहता है? द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हो रही है अब आर्टिकल 45 के अंदर। जो नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है आर्टिकल 51A में, उसकी वर्डिंग क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। अपने बच्चे को या आपका जो भी वार्ड है, अगर किसी को आपने गोद ले रखा है, तो उसको 6 से 14 साल के बीच में अपॉर्चुनिटी देना ये पेरेंट्स का राइट है, राइट। राइट नहीं है, ड्यूटी है, ये पेरेंट्स की एक ड्यूटी है, राइट। तो यहाँ पे ड्यूटी भी पेरेंट्स को दे रखी है एजुकेशन देने की। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी 1992 के अंदर। 1992 में केस आया था मोहिनी जैन केस। मोहिनी जैन केस में इन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, ये एक फंडामेंटल राइट है अप टू एनी लेवल। यहाँ पे इन्होंने बोला अप टू एनी लेवल, जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी आ जाती है, लाइक मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सारी एजुकेशन भी आ जाती है। लेकिन उसके बाद 1993 में उन्नी कृष्णन केस आया।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर ये कवर होता है, राइट, फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पे हर एक बच्चे को राइट दिया गया है, राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल ही शी कंप्लीट्स द एज ऑफ 14 ईयर्स, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, क्योंकि इकोनॉमिकली हम उस टाइम पे इतने स्ट्रांग नहीं थे, डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये जो राइट टू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, राइट। तो उसके बाद 2002 के अंदर जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो उस टाइम पे क्या बोला गया कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू बी प्रोवाइडेड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाइज सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। एक हर एक बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी, फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी जो कि सेटिस्फैक्ट्री होगी, इक्विटेबल होगी, एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी अलॉन्ग विद फॉर्मल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, जिसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बाद में आया था, राइट टू एजुकेशन RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी आया था, जिसको 2010 के अंदर फोर्स में लाया गया था, राइट। तो ये एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स है, आप बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट ने लिए थे, राइट।